नमस्कार। अभी तक हमने भारत में वर्ग की अवधारणा के बारे में जानने की कोशिश करी। वर्ग और जाति, इसमें अंतर को, भेद को स्पष्ट किया। वर्ग की अवधारणा और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय गाँवों में वर्ग व्यवस्था किस प्रकार की है, भारतीय नगरों में वर्ग व्यवस्था किस प्रकार की है। इसको जानने के लिए हम सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ग व्यवस्था किस प्रकार की है। वर्ग गाँव में अगर हम देखें तो कृषक वर्ग होते हैं, मालिक और ज़मींदार और साहूकार वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं। और ये बेसिकली 3 वर्ग जो हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग में भी विभाजन हुआ है। पहले जो कृषक वर्ग थे, भूमिहीन मजदूर थे, अब इसके अलावा भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, क्योंकि गाँवों में भी लघु उद्योग लगने लग गए हैं। साथ ही गाँवों में नए प्रकार के कार्य, जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टर का मशीनीकरण होने के बाद ट्रैक्टर्स के मैकेनिक्स, नए मोबाइल के आने से मोबाइल के मैकेनिक्स नए, और गाँव में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे नए व्यवसाय पनपने शुरू हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चीज़ें शहरों में से इन्फ्लुएंसेस आती हैं गाँव में, जैसे हमारे फैशन की इन्फ्लुएंस, तो गाँव में भी हम ब्यूटी पार्लर्स, और गाँव में भी हम छोटे स्तर के बुटीक्स, जो पहले दर्जी हुआ करते थे अब वो बुटीक के रूप में काम कर रहे हैं। तो गाँवों में भी जो ग्रामीण वर्ग व्यवस्था है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। वास्तव में गाँवों की जो वर्ग व्यवस्था है वो कैसी है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। विभिन्न समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने भारतीय गाँवों के वर्ग व्यवस्था का अध्ययन किया है और अपने अपने अनुभव और अध्ययन के क्षेत्रों के अनुसार वर्गों के प्रकारों का वर्गीकरण किया है। इन विद्वानों जैसे थॉर्नर, कोटाउस्की, मुखर्जी, खुसरो, पीसी जोशी, केएल शर्मा, आंद्रे बेते इत्यादि ने वर्गीकरणों के आधार पर भारतीय गाँवों के वर्गों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है। पहला है मालिक, ज़मींदार या और साहूकार वर्ग, दूसरा है किसान वर्ग, और तीसरा है कृषक वर्ग, मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग। भारत में मुख्य रूप से 3 वर्ग ही मिलते हैं। अब इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहला, मालिक, ज़मींदार और साहूकार वर्ग। गाँव में उच्च वर्ग का निर्माण उन उच्च जातियों से होता है जो अधिक सुविधा संपन्न है। ग्रामीण वर्ग संरचना में उच्च वर्ग मालिकों, ज़मींदारों और साहूकारों से बना होता है। इन लोगों के पास गाँवों की भूमि का बड़ा भाग होता है। ये सभी भूस्वामी होते हैं। अन्य ग्रामवासियों के पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं। ये लोग स्वयं खेती नहीं करते, दूसरे लोगों को विभिन्न शर्तों पर भूमि काश्तकारी के लिए देते हैं और उनका शोषण करते हैं। मार्क्स ने इन्हें शोषक वर्ग में डाला है। इस उच्च वर्ग में गांव की उच्च जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण की स्तर की जातियां होती हैं। जैसा कि श्रीनिवास ने लिखा है कि इन जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऊंची होती है, क्योंकि ये उच्च जाति के सदस्य होते हैं। ये बड़े भूस्वामी होते हैं तथा इनका व्यवसाय धार्मिक दृष्टि से पवित्र होता है। ये लोग अन्य ग्रामवासियों की तुलना में अधिक शिक्षित होते हैं। इस तरह से सुख सुविधाओं से हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। आर्थिक संपन्नता के कारण ये लोग गाँव के लोगों को रुपया उधार देते हैं। कुछ लोग केवल साहूकारी का ही कार्य करते हैं और कुछ कभी कभी किसानों को ऋण भी देते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग किसानों का शोषण करते हैं। ऐसे संपन्न लोगों की संख्या बहुत कम होती है। गांव में इसका विशेष प्रभाव होता है।
ये ग्राम का सबसे लघु, धनाढ्य, सब तरह से संपन्न, प्रभावशाली, सर्वोच्च समूह और उच्च वर्ग है। दूसरा है किसान वर्ग या फार्मर्स। किसान वर्ग भारतीय गांवों का दूसरा वर्ग है। ये छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों के मालिक होते हैं। ये वर्ग ज़मींदार और साहूकार वर्ग से निम्न तथा भूमिहीन श्रमिकों या मजदूर वर्ग से ऊंचा होता है। किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने पर वह बड़े भूस्वामियों से खेतों के लिए भूमि किराए पर ले लेता है और खेती करता है। इनकी स्वयं की भूमि जीविकोपार्जन के लिए पूरी नहीं पड़ती और वो मजदूरी भी कर लेते हैं। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। ये छोटे भूस्वामी होने के कारण श्रमिकों से आर्थिक स्थिति में कुछ विशेष ही माने जाते हैं। इनकी समाज में श्रमिकों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा होती है। ज़मींदार और साहूकार वर्ग इनका शोषण करता है। आर्थिक कठिनाइयों में इनकी भूमि बिक जाने पर ये तुरंत निम्न वर्ग में पहुंच जाते हैं, जो भूमिहीन श्रमिक वर्ग कहलाता है। तीसरा है मजदूर वर्ग या भूमिहीन श्रमिक वर्ग, लेबरर्स और लैंडलेस लेबरर्स। मजदूर या भूमिहीन श्रमिक वर्ग भारतीय गांवों में सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। इस वर्ग को गांवों में सबसे निम्न स्थिति प्राप्त होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। ये दूसरों के खेतों पर काम करने से जीविका चलाते हैं। भारत में लगभग 46% लोग निम्न वर्ग में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। निर्धनों की संख्या सबसे अधिक होती है और आय सबसे कम होती है। इस निम्नतम वर्ग की मुश्किलें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत मुश्किल से ही अपनी भरण पोषण कर पाती हैं। ये ग्रामीण वर्ग व्यवस्था ज़मींदार उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों का परिणाम है। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष ये प्राप्त किया कि भारतीय गांवों में जातियां वर्गों में परिवर्तित हो रही हैं। उच्च जातियां उच्च वर्ग तथा निम्न जातियां निम्न वर्ग में बदल रही हैं। इस परिवर्तन के कारण सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज व्यवस्था, सहकारिता और ग्रामीण पुनर्निर्माण, भूदान, ग्राम दान, सर्वोदय, अंत्योदय इत्यादि, ये सब जो है ग्रामीण वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन लाने में बहुत इसका योगदान है। अब भारत में नगरीय वर्ग व्यवस्था ये किस प्रकार की है? इसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग हमें देखने को मिलता है। भारत में नगरों में सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत पहले केवल जातियां ही थीं, लेकिन औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, मशीनीकरण, नवीन प्रशासन व्यवस्था, सत्ता इत्यादि के कारण उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग बन गए हैं। इन वर्गों के आधार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से इनकी स्थिति, गठन और कार्य वर्ग व्यवस्था के अनुसार होता है। भारतीय नगरीय वर्ग संरचना को समझने के लिए उसकी विवेचना आवश्यक है। सबसे पहला है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग का स्थान सामाजिक संरचना और स्तरीकरण में सबसे ऊंचा होता है। नगरों में ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से पूंजीपति होता है। देश के बड़े बड़े कल कारखाने, औद्योगिक केंद्र, मिलें, खाने इत्यादियों का मालिक होता है। एक प्रकार से यह वर्ग शोषक वर्ग होता है, जो श्रमिक और मजदूरों का शोषण करता है। धन के जोर से ये सरकार और राजनीतिक तंत्र को अपने अनुसार कार्य करने में बाध्य करता है। देश की आय के सबसे बड़े हिस्से का मालिक होता है। किसी भी प्रकार की योजना, आविष्कार और नीति का सबसे अधिक लाभ इसी उच्च वर्ग को मिलता है। उच्च वर्ग अपनी योजनाओं के अनुसार सरकार की नीति निर्धारण करने की क्षमता रखता है।
ये वर्ग सब प्रकार से संपन्न होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को नियंत्रित और निर्देशित करता है। इसका समाज में विशेष सम्मान होता है। दूसरा है मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास। ये वर्ग उच्च वर्ग से निम्न स्थिति में होता है। इसकी स्थिति निम्न वर्ग से ऊंची होती है। इस वर्ग में छोटे व्यापारी, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रवक्ता, प्राध्यापक, विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता इत्यादि होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में अनेक भिन्नताएं होती हैं, जैसे व्यवसाय, वेशभूषा, खान पान, दृष्टिकोण इत्यादि की। इस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। इसके सदस्य आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अधिक करते हैं। सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों, प्रथाओं और इत्यादि का कठोरता से पालन करते हैं। ये अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों का सम्मान करते हुए उनका पालन करने में गौरव का अनुभव करते हैं। समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हैं। इस वर्ग के सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति बनाए रखने में सर्वदा जागरूक और प्रयत्नशील होते हैं। सबसे तीसरा वर्ग जो नगरों में पाया जाता है वो है निम्न वर्ग या फिर लोअर क्लास। नगरीय वर्ग संरचना में श्रमिक वर्ग की स्थिति निम्नतम होती है। इसे निम्न वर्ग भी कहा गया है। इस वर्ग के सदस्य श्रमिक, मजदूर और न्यूनतम आय पाने वाले नौकर होते हैं। इनकी जीविका का साधन मजदूरी होता है और दैनिक मजदूरी बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ग के सदस्य कल कारखानों, उद्योगों, फैक्ट्रियों, खानों, मिलों इत्यादि में काम करने वाले मजदूर होते हैं। इस प्रकार के वर्ग शोषित वर्ग होते हैं। इस वर्ग का एक बड़ा प्रतिशत अशिक्षित होता है। समाज की सभी प्रकार की समस्याओं का ये वर्ग शिकार होता है। बाल अपराध, नशा बंदी, व्यभिचार, चोरी और सामाजिक समस्याएं इस वर्ग में अधिक मिलती हैं, क्योंकि ये वर्ग अधिक अशिक्षित होता है और गरीबी से ज़्यादा प्रभावित होता है। इस वर्ग के सदस्य नगर की गंदी बस्तियों में रहते हैं। इस वर्ग के सदस्यों की आय बहुत कम होती है और जनसंख्या बहुत अधिक होती है। शिक्षित होने के कारण ये जनसंख्या इनकी अधिक होती है। ये लोग मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम देखेंगे, अभी अब तक हमने ग्रामीण और नगरों की अलग अलग से वर्ग संरचना के बारे में जाना था। अब हम भारत में वर्गों के प्रकार की व्याख्या करेंगे। भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ, धर्म, व्यवसाय, शिक्षा, आर्थिक स्तर इत्यादि के लोग होते हैं। अगर सामाजिक वर्गों का अध्ययन समाज के प्रकार के आधार पर नहीं करके अन्य आधारों को ध्यान में रखकर करें तो पूरे भारत में हमें पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शासक वर्ग, नौकरशाह वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग देखने को मिलता है। सबसे पहला है पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग ज़्यादातर भारत के नगरों, महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में मिलते हैं। ये उन उत्पादन के केंद्रों और प्रतिष्ठानों के मालिक होते हैं जिनकी स्थापना के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। जन सामान्य के लिए ये संभव नहीं है, इसलिए ये देश के बड़े बड़े उद्योगों, खानों, मिलों और कारखानों के मालिक होते हैं। इनके पास अपार धन संपदा होती है। पूंजीपति वर्ग देश की योजनाएं बनवाता है और नीति निर्धारण करवाता है। ये शोषक वर्ग है जो श्रमिकों और मजदूरों का शोषण करता रहता है। इसका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है और उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर इनका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। संख्या के आधार पर ये भारत में सबसे छोटा वर्ग है। दूसरा है श्रमिक वर्ग या लेबर क्लास। आर्थिक दृष्टिकोण से श्रमिक वर्ग समाज का सबसे निर्धन वर्ग होता है। जनसंख्या के आधार पर ये देश का सबसे बड़ा वर्ग है।
ये देश के सभी भागों में फैला हुआ है। जीवित रहने और अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये कठोर परिश्रम करता है और इन्हें न्यायोचित भुगतान भी नहीं दिया जाता। इसके सदस्य ज़्यादातर अशिक्षित होते हैं, गंदी और कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। देश के गांवों, नगरों और महानगर, औद्योगिक केंद्रों, मिलों, कारखानों इत्यादि में श्रमिक वर्गों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: कृषि श्रमिक, उद्योगों में लगे हुए श्रमिक और अन्य श्रमिक। कृषि श्रमिक वो हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में मजदूरी करते हैं और खेती से संबंधित कार्य करते हैं। उद्योगों में लगे हुए श्रमिक वो हैं जो खानों, चाय बागानों, कारखानों, छोटे उद्योगों आदि में मजदूरी का काम करते हैं। और अन्य श्रमिक जो ऊपरयुक्त वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य करते हैं, जैसे बोझा ढोना, गोदी श्रमिक, भवन और सड़क निर्माण का काम करना, रिक्शा चलाना, नौकर, घरों के नौकर जो वर्ग है ये इस श्रेणी में आते हैं और इनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तीसरा वर्ग है कृषक वर्ग या फार्मर क्लास। भारत में लगभग 3/4 जो जनसंख्या है वो अभी भी गाँवों में रहती है और इसमें भी लगभग 70% गाँव के वासी किसी न किसी प्रकार से कृषि पर निर्भर होते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो पिसीकल्चर हो या फिर कोई भी व्यवसाय हो, गाँव के उससे जुड़ा हुआ होता है, कृषि से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। जो देश कृषि प्रधान हो वहाँ कृषक वर्ग का होना स्वाभाविक ही है और कृषक वर्ग के बड़े और छोटे भूस्वामी दोनों ही आ जाते हैं। वो खेती का काम करते हैं। अब कृषि का व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला व्यवसाय है। अब इस कार्य में अत्याधुनिक उपकरणों और विधियों और खादों का इस्तेमाल होने लगा है। चौथा है व्यापारी वर्ग या बिजनेस क्लास। व्यापारी वर्ग के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो उत्पादकों से उपभोग की वस्तुएं खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचते हैं अथवा उसकी व्यवस्था करते हैं। व्यापारी वर्ग में थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों के अतिरिक्त दुकानदार और दलाल भी सम्मिलित होते हैं। ये वर्ग उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच की कड़ी होते हैं। उत्पादन और मांग को ध्यान में रखकर ये लाभ उठाते हैं। व्यापारी वर्ग का मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है और इसके लिए कभी कभी वो गैरकानूनी तरीके भी अपना लेते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट इत्यादि। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा है, ये बहुत क्षेत्रों में हमें कालाबाजारी और जमाखोरी देखने को मिली थी। शुरू में जब लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ठोस रूप से वो नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तब तक चीज़ों के दाम इन्होंने मनमानी ढंग से बढ़ाने शुरू कर दिए थे। फिर सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। ये वर्ग जो है वो सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। पांचवा वर्ग जो है वो शासक वर्ग है या रूलिंग क्लास है। भारत जब से आज़ाद हुआ और प्रजातंत्र आया, सरकार के गठन चुनाव के द्वारा होने लगे और ये प्रतिनिधि सरकार चलाने लगे। शासक वर्ग के लोग सरकार बनाते हैं और सत्ता चलाते हैं। इन्हें जनता चुनती है। ये चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा और संसद तक पहुंचते हैं। राजनीतिक दल द्वारा सरकार चलाई जाती है। इस प्रकार पूरे भारत में एक शासक वर्ग फैला हुआ है। गाँव में भी अगर हम देखें तो ग्रामीण पंचायत जो है वो सरपंच और उसके कार्यकारी समिति के साथ जुड़ी हुई है। शासक वर्ग अनेक विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। सत्ता के द्वारा सभी काम पूरे करवा लेते हैं और उनका आर्थिक दृष्टिकोण से स्तर ऊंचा होता है। छठा वर्ग जो है वो नौकरशाही वर्ग है या ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी निश्चित मानदंडों के आधार पर इसे चुना जाता है और इसकी ट्रेनिंग होती है।
उसके पश्चात ये कार्य अपने क्षेत्र में कार्य करने जाते हैं। राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। प्रशासन और सरकार चलाने के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो नौकरशाही वर्ग का निर्माण करते हैं। इनका संगठन बहुत प्रभावशाली और मजबूत होता है। ये वर्ग एक संघ या यूनियन के रूप में अपनी मांगें सरकार से पूर्ण करवाने का साधन के लिए सक्षम होते हैं। इस वर्ग की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक है और केंद्र स्तर पर अनेक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हो। राजस्थान में लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं जो नौकरशाही वर्ग के सदस्य हैं। 7वां वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास। बुद्धिजीवी वर्ग में समाज सुधारक, साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार इत्यादि आते हैं। ये भारत का प्रभावशाली और प्रबल वर्ग है। ये वर्ग भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने में हमेशा प्रयास करता है। संख्या के आधार पर ये वर्ग बहुत ही छोटा है, लेकिन समाज के विकास के लिए इसका विशेष योगदान है। इस वर्ग की उत्पत्ति और विकास में समाज सुधार के आंदोलनकारियों की विशेष भूमिका रही है। राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि बुद्धिजीवी वर्ग के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। इस वर्ग के लोग ही देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं और समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास इसी वर्ग के प्रयासों से होता है। इस वर्ग ने समय समय पर समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता इत्यादि। भारतीय समाज के संतुलन और व्यवस्था के लिए इस वर्ग का हमेशा सहयोग मिलता रहता है। आधुनिक भारत में परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है। इसका प्रभाव यहाँ की स्तरीकरण व्यवस्था और संरचना पर भी पड़ रहा है। नगरों और महानगरों में वर्ग व्यवस्था का विकास हो रहा है। गांवों में आज भी जाति और जाति व्यवस्था काफ़ी प्रभावशाली है। इनमें भी परिवर्तन आ रहा है। कुछ का कहना है कि जातियाँ जिस स्तर की हैं उसी स्तर के वर्ग में परिवर्तित हो रही हैं और भारत में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो रही है, जो वर्ग व्यवस्था को लाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज हमने वर्ग व्यवस्था जो जाति व्यवस्था से अलग है, भारत में वर्ग व्यवस्था, उसके बारे में विचार विमर्श किया था और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। धन्यवाद।